जब यादव हिंदू हैं तो यूपी में अखिलेश यादव की सत्ता जाने के बाद सीएम आवास को गंगा जल से क्यों धुलवाया गया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अखिलेश यादव जब अपनी कुर्सी छोड़े तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी कुर्सी धुलवाई, शुद्धिकरण करवाए, तब कहां थे यादव? जब ही तो जातिवादियों ने अखिलेश जी के जाने पर शुद्धिकरण किया था। औकात अपनी ओम यादव भाई, तुम हमारे अपने हो, इसलिए हम लोग आपके बीच में जाते हैं। तुम तुम्हारा अधिकार मांगो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम धर्म की बात करोगे, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। यादव के ठेकेदार, पता होना चाहिए कि आपकी कितनी वैल्यू है। अखिलेश सीएम का आवास गंगा जल से साफ किया गया था। ओम भाई अखिलेश से भी पूछ लो, उन्होंने भी कहा था कि मेरी कुर्सी मकान धोया गया, मैं भी शूद्र हूं। अब आप बोले जा रहे हैं। ओम भाई मैं भी यादव हूं, मैं अपने आप को शूद्र मानता हूं। SC ST OBC बहुजन समाज है। आपको याद हो तो जब यूपी का सीएम योगी बना था तो सीएम आवास को गंगा जल से धोया गया था, क्योंकि अखिलेश यादव रहता था उस घर में, इसलिए। तो दोस्तों, जब भी मैं अपनी वीडियो के अंदर यादव क्षत्रिय हैं इस मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो ये सारे कमेंट उन दलित समाज के लोगों के द्वारा मेरी वीडियो से कमेंट सेक्शन में किया जाता है। मैं जब भी बोलता हूं कि भाई यादव यदुवंशी क्षत्रिय हैं, उनका गौरवशाली इतिहास है, तो इन बेचारों को पच नहीं पाता है और ये लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं, अरे तुम क्षत्रिय हो तो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की सीएम की कुर्सी को क्यों धुलवाया था गंगा जल से? इस प्रकार का लॉजिक ये लोग देना चाहते हैं। और जब ये लोग इस प्रकार का लॉजिक देते हैं तो उनका कहने का मतलब ये होता है कि योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को हिंदू नहीं मानते हैं, इसलिए उन्होंने सीएम आवास का शुद्धिकरण करवाया था। इनका यह कहना होता है कि अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ अपनी से छोटी जाति का व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ राजपूत हैं, अखिलेश यादव समाज से आते हैं। तो ये सारी बातें इन दलित विचारधारा के लोगों के द्वारा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं तथाकथित दलित विचारधारा के बुद्धिजीवियों के बारे में। हालांकि ये बात और है कि ना तो इन दलित विचारकों के पास बुद्धि होती है और ना ही ये जीव नजर आते हैं, लेकिन अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की कुर्सी को गंगा जल से धुलवाया तो यादव समाज को इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। मैं इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं मानता हूं, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति के अंदर सदियों से यह परंपरा होती है कि कोई भी व्यक्ति नए घर में प्रवेश करता है तो उसका शुद्धिकरण किया जाता है। मैं अपना उदाहरण आप लोगों को देकर समझाता हूं। जब हम लोगों ने नया घर परचेस किया था तो उस घर के अंदर हवन हुआ था, यज्ञ हुआ था, उसके बाद पूरे घर के अंदर गंगा जल से छिड़काव किया गया था, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति के अंदर गंगा जल को शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता होती है कि कोई भी व्यक्ति गंगा जल से स्नान कर लेता है तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार की मान्यता हमारी सनातन संस्कृति के अंदर है। तो योगी आदित्यनाथ ने अगर सीएम आवास को गंगा जल से धुलवाया भी था तो इसमें समस्या वाली कौन सी बात है भाई? क्योंकि वो तो स्वयं एक बाबा है, एक महंत है, तो वो आम आदमी के अनुपात में ज्यादा ही धार्मिक हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति होगा तो वो इस प्रकार के रिचुअल्स को फॉलो जरूर करेगा। जो भी उसके धर्म से संबंधित रिचुअल्स हैं उसको फॉलो कोई भी जरूर करेगा। चलिए मान लीजिए अगर आप धार्मिक व्यक्ति भी नहीं हैं, आप कोई नास्तिक व्यक्ति हैं, तो आप लोग मुझे बताइए, जब आप किसी नए घर में प्रवेश करते हैं, किराए का कोई मकान लेते हैं, तो क्या ऐसे ही उस मकान में शिफ्ट हो जाते हैं या फिर उसकी साफ सफाई करवाते हैं? और अगर कोई समस्या होती है, कोई पुट्टी निकली होती है, तो उसको पेंट और रंग रोगन का काम भी करवाया जाता है। ये ऐसा सभी लोग करते हैं जो भी किराए के नए मकान में प्रवेश करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप लोग ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ राजपूत जाति से आते हैं, अखिलेश यादव जाति से आते हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने उनके आवास को गंगा जल से धुलवाया, तो भैया यही अखिलेश यादव जाति से आते हैं, यही मुलायम परिवार यादव जाति से आता है। इस मुलायम परिवार में इसी योगी आदित्यनाथ की जाति यानी राजपूत जाति से तीन लड़कियों की शादी हुई है।
मैं इस बात से सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इसी मुलायम परिवार में 3 लड़कियां राजपूत समाज की ब्याही हुई हैं। तो ये तर्क अपने आप में खारिज हो जाता है कि चूंकि योगी आदित्यनाथ राजपूत हैं, अखिलेश यादव जी यादव जाति से आते हैं और उन्हें वो अपने से छोटी जाति का समझते हैं। चौथी बात दोस्तों ये है कि योगी आदित्यनाथ ने कभी भी अपने मुंह से ये बात नहीं कही थी कि अखिलेश यादव यादव जाति से आते हैं, इसलिए मैंने सीएम आवास का शुद्धिकरण किया है। हालांकि इसमें दलित विचारधारा के लोग ये बात जरूर कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से इस प्रकार की बातें नहीं करता है, अंदाजा लगाया जाता है। तो ठीक है, हम एक बार को आपकी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने शुद्धिकरण अखिलेश यादव को अपनी से छोटी जाति समझने की वजह से करवाया था। लेकिन आप लोग मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि हम सभी लोग, यानी जितने भी हिंदू लोग हैं, हम सभी लोग अपने घरों का शुद्धिकरण गंगा जल से करवाते हैं। तो क्या हम खुद अपने आप को छोटी जाति का समझते हैं इसलिए करवाते हैं? तो दोस्तों ये लॉजिक अपने आप में सरासर गलत साबित यहां पर हो जाता है, क्योंकि हिंदू संस्कृति के अंदर, सनातन संस्कृति के अंदर जब भी कोई व्यक्ति नए घर में प्रवेश करता है तो उसको गंगा जल से शुद्ध कराने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मैं इस प्रकार के कमेंट भी सुनता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के आवास को गौमूत्र से शुद्धिकरण करवाया था। हालांकि जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो किसी भी वीडियो में, किसी भी आर्टिकल में मुझे ये पढ़ने को नहीं मिला कि गौमूत्र से अखिलेश यादव के आवास को साफ करवाने का काम किया गया था। लेकिन इसका भी तर्क मैं आप लोगों को यह देना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति के अंदर गौमूत्र को भी पवित्र माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गौमूत्र को पी ही लिया जाए, गाय के नीचे से हाथ लगाया जाए और उसको पी ही लिया जाए। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूं, कई सारी ऐसी दवाएं होती हैं जिनमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि उस जानवर की चर्बी को हम डायरेक्ट खा लें तो हमें फायदा हो जाएगा? नहीं, उसका एक प्रोसेस होता है। उसी प्रकार से अगर गौमूत्र का भी लोग पीते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के तहत उसमें कुछ इंग्रेडिएंट गौमूत्र से जरूर मिलाए जाते होंगे, जैसे दवाइयों में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग ऊन का कपड़ा पहनते हैं, उस ऊन के कपड़े में जानवरों की जो खाल होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यदि आप लोगों को कहा जाए कि आप सीधा उस खाल को ही जानवर से उखाड़ के अपने शरीर के ऊपर पहन लीजिए, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं, हर चीज का एक ना एक प्रोसेस होता है। तो हमारे सनातन संस्कृति के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गौमूत्र का सेवन भी करते हैं, लेकिन इस प्रकार से सेवन नहीं किया जाता है कि आप गाय या भैंस के नीचे हाथ लगा लें और गौमूत्र पीने लगें। यह तरीका नहीं होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सनातन संस्कृति के अंदर गौमूत्र को भी पवित्र माना जाता है। योगी आदित्यनाथ तो एक संत हैं, एक महाता हैं, वो इस चीज को और भी ज्यादा पवित्र मानते होंगे। और यदि उन्होंने गौमूत्र से भी अखिलेश यादव के आवास को धुलवाने का काम किया तो इसमें भी कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि उस कुर्सी के ऊपर अल्टीमेटली योगी आदित्यनाथ को ही बैठना है। और अगर योगी आदित्यनाथ गौमूत्र को गलत मानते तो उस कुर्सी के ऊपर बैठते ही नहीं। इसके अलावा मैं आप लोग को यह भी उदाहरण देना चाहूंगा, आज भी गांव में, देहातों के अंदर जिन लोगों के पक्के मकान नहीं होते हैं, वो लोग कच्चे मकानों में रहते हैं और अपने कच्चे मकानों को गाय या भैंस के गोबर से लीपने का काम करते हैं। अब यहाँ पर कोई दलित विचारधारा का व्यक्ति आ जाए और ये कहे, अरे तुम लोगों ने तो अपने मकान को गाय और भैंस की टट्टी से लीपने का काम किया है, तो क्या इस तर्क को माना जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि गाय और भैंस का जो गोबर होता है उसके अंदर इस प्रकार के इंग्रेडिएंट होते होंगे जिसके वजह से लोग उसका इस्तेमाल अपने घरों को लीपने के लिए करते हैं, क्योंकि किसी और जानवर के गोबर से अपने घरों को नहीं लीपा जाता है। इसी कड़ी में ये बात भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसी गाय और भैंस के गोबर से बने उपले का इस्तेमाल गांव में आज भी लोग अपनी रोटियों को, अपने रसोई को पकाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर कोई उठ के आ जाए और ये कहे, अरे तुम गाय और भैंस की टट्टी से अपने खाना बनाने का काम कर रहे हो, तो क्या तुम उस खाने को खाओगे? जाहिर सी बात है नहीं दोस्तों। किसी और जानवर के गोबर से, किसी और जानवर के गोबर से अपनी रसोई को नहीं पकाया जाता है। सिर्फ गाय या भैंस के गोबर से ही अपनी रसोई को लोग पकाने का काम करते हैं और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, कोई आज की परंपरा नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये काम दलित समाज के लोग ही गांव देहात के अंदर करते हैं, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हो जाते हैं, उनके पास सिलेंडर होते हैं, वो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यही साबित होता है कि गाय के गोबर में कुछ इस प्रकार के इंग्रेडिएंट होते हैं जो समाज के लिए वो हितकारी साबित होते हैं। इसीलिए समाज सदियों से गाय के गोबर का इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि गाय के गोबर को आप खा ही लीजिए।
खाने के लिए गाय का गोबर नहीं है। गाय का गोबर जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे उसके फ़ायदे हैं, वहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसी योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक किताब लिखी है। उस किताब के अंदर यादवों का किस प्रकार से वर्णन किया है, इस चीज़ को आप लोग देखने का काम कीजिए। योगी आदित्यनाथ अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, नेपाल का प्रथम शासक यादव राजा भक्तमान गोप था। परंपरा के अनुसार, नेपाल के इतिहास के अनुसार काठमांडू के पश्चिमी छोर पर अहिरियों की बस्ती थी। इनके पास हजारों गायें थी। उनमें एक ने नाम की गाय थी। वह गाय रोज जंगल में चरकर घर लौट आती और एक ही स्थान पर रोज खली हो जाती। उसके बाद स्वतः ही उसके थानों से दूध की धार निकलने लगती। गोपाल मुखिया इस घटना को देखकर एक योगी राज के पास गए और योगी राज को बुलाकर अपने घर ले आए, जहां रोज गाय खली होती थी। वहां पर योगी राज के कहने पर खुदाई की गई। खुदाई करते ही ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ का भूमि से मूर्ति दिखाई दी। योगी राज ने उस पशुपालक गोपाल मुखिया अहिर के लड़के भक्तमान को नेपाल का राजा बना दिया और गाय के नाम पर राज्य का नाम नेपाल रखा गया। इस तरह भक्तमान गोप नेपाल का प्रथम शासक बना और उसने 28 वर्षों तक राज्य किया। कुल मिलाकर इस वंश में 8 पीढ़ियों यानी 521 वर्ष तक शासन किया गया। इसके बाद भारतवर्ष के अहिर वर सिंह वहां नेपाल के राजा बने। इस तरह द्वितीय अहिर कुल राजवंश की स्थापना हुई और इस द्वितीय अहिर राजवंश के राजाओं के सभी नाम में सिंह शब्द है, जैसे वर सिंह, जयंत सिंह, भुवन सिंह आदि। अहिर वंश को किरात वंश ने सत्ता से बाहर किया। तो दोस्तों, ये बातें योगी आदित्यनाथ ने अपनी किताब हिंदू राष्ट्र नेपाल अतीत और वर्तमान, यह किताब का नाम है। इस किताब में योगी आदित्यनाथ ने यादवों के इतिहास को लेकर ये सारी बातें लिखी हैं। आप लोग चाहें तो गूगल से इस किताब को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी किताब के अंदर यादवों को शासक बताया है, राजा बताने का काम किया है। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ यादवों को शासक बना रहे हैं, क्षत्रिय बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दलित विचारधारा के बुद्धिजीवी ये बात बताने का प्रयास करते हैं कि योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को शूद्र समझते हैं, इसलिए उनकी कुर्सी को गंगा जल से धुलवाया गया। तो यहाँ पर ये बातें कहीं ना कहीं विरोधाभासी बातें साबित हो रही हैं। और मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि दलित विचारधारा के लोग अभी भी ये बात लगातार कहने का काम करेंगे, क्योंकि इन लोगों को ना तो तर्कों से मतलब है, ना ही तथ्यों से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब अपने एजेंडे से है। इनका एक ही मकसद है, एक ही ध्येय है, किसी भी प्रकार से यादवों को शूद्र साबित किया जाए, अपने साथ मिलाया जाए और यादवों का इस्तेमाल ब्राह्मण राजपूतों से लड़ने के लिए एक ढाल के रूप में किया जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। 26 करोड़ यादव हैं इस देश के अंदर। क्या क्षत्रिय यादवों की संख्या 1 करोड़ भी नहीं है हमारे देश के अंदर? कम से कम 1 करोड़ सब्सक्राइबर तो हमारे चैनल के ऊपर कर दो मेरे भाई। दूसरी बात, ये मेरे फेसबुक की आईडी है, मेरा फेसबुक पेज है। इस फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम की ये है, ट्विटर की ये है, इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं अगर इच्छा हो तो। बाकी मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय यादव, जय माधव।